हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडक्टिव एकेडमिक्स। आप देख रहे हो क्रैश कोर्स सीरीज, जिसमें जनरली हर चैप्टर को हम रिवाइज करते हैं विद इन 30 मिनट्स ओनली। लेकिन दिस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस, यू नो वेरी वेल कि ये वाला चैप्टर क्लास 10th की साइंस का सबसे वास्ट चैप्टर है, सबसे बड़ा चैप्टर है, और स्पेसिफिकली न्यूट्रिशन इटसेल्फ बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, सो इस वीडियो में मैं सिर्फ एंड सिर्फ न्यूट्रिशन कवर करने वाला हूँ, एंड होपफुली जो अगली वीडियो होगी क्रैश कोर्स, उसमें जो बाकी की 3 लाइफ प्रोसेसेस हैं मैं उसको कवर अप कर पाऊंगा। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ द चैप्टर इटसेल्फ, लाइफ प्रोसेसेस। क्या मीनिंग होता है इस टर्म का? काफ़ी हद तक ये नेम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। यहाँ से पता लग रहा है लाइफ प्रोसेसेस, ऐसी प्रोसेसेस जो जिंदगी के लिए ज़रूरी हो उनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल न्यूट्रिशन, हमारे लिए खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप खाना नहीं खाओगे कुछ दिनों तक तो ऑफकोर्स यू सर्वाइव नहीं कर सकते आप, है ना। सिमिलरली रेस्पिरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और एक्सक्रीशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चारों ही लाइफ प्रोसेसेस, मैं सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं कर रहा, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उन सब के सर्वाइवल के लिए और उनकी लाइफ की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना न्यूट्रिशन से, क्लियर। देन मूव ऑन करेंगे रेस्पिरेशन पे, देन ट्रांसपोर्टेशन पे, एंड देन एक्सक्रीशन पे। अगर आपको बाय द वे डिफाइन करना हो लाइफ प्रोसेसेस को तो कैसे कर सकते हो? ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। हर ऑर्गेनिज्म अपने आप को जिंदा रखने के लिए कुछ ना कुछ बेसिक फंक्शंस को परफॉर्म करता है, एंड दीज बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन द अर्थ, दे आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यही जो फंक्शंस हैं जो हर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म कर रहा है खुद को जिंदा रखने के लिए, उन्हीं फंक्शंस को क्या बोला जाता है? लाइफ प्रोसेसेस, राइट। और ये सारी लाइफ प्रोसेसेस की हम बात करने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द न्यूट्रिशन, जो फर्स्ट लाइफ प्रोसेस है विच इज़ वेरी वेरी नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द प्रोसेस ऑफ इनटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड। दो ही चीज़ें हैं इसमें। सबसे पहले आप खाना खाओगे, राइट, इनटेक ऑफ द फूड, एंड उसके बाद उसी खाने को क्या करोगे? यूटिलाइज करोगे। यूटिलाइजेशन का बाय द वे क्या मीनिंग है? यहाँ से खाने से आपको अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, राइट। तो उनको जब बॉडी यूटिलाइज कर रही है, राइट, फॉर द वेरियस पर्पसेस, उस प्रोसेस को बोला जाता है यूटिलाइजेशन। तो आपने खाना खाया और उसको यूज़ किया, यूटिलाइजेशन का मतलब, ठीक है। सो इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रिशन। ऐसे फूड आइटम्स जिनमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट हो, फॉर एग्जाम्पल द होल व्हीट ब्रेड, कैरेट, राइस, व्हीट, या फिर ऐसे फूड आइटम्स जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर्स हों, फॉर एग्जाम्पल द हनी। इस तरह के फूड आइटम से बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी। क्यों? वंस ईटन कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन इनटू द ग्लूकोज, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करके बॉडी किस में कन्वर्ट करती है? इनटू द ग्लूकोज। ग्लूकोज एक सिंपल शुगर है, कार्बोहाइड्रेट्स कॉम्प्लेक्स शुगर्स होते हैं। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ फायदा नहीं है बॉडी को, राइट। डायरेक्टली कार्बोहाइड्रेट्स को यूटिलाइज नहीं कर सकती बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स को सबसे पहले बॉडी क्या करती है? कन्वर्ट करती है ग्लूकोज में, विच इज अ सिंपल शुगर, राइट। इसको फिर यूटिलाइज किया जा सकता है, ठीक है। बाय द वे, एनी अनयूज्ड ग्लूकोज, अगर बॉडी में बहुत ऐसा ग्लूकोज है जो एक्सेस में है, राइट, जिसकी अभी फिलहाल उसको ज़रूरत नहीं है, तो उसको बॉडी क्या करती है? कन्वर्ट कर देती है इनटू द ग्लाइकोजन, राइट, फॉर द फ्यूचर यूज, राइट। जब उसको बाद में फिर से ज़रूरत पड़ती है इन द फ्यूचर एनर्जी की, तो वो क्या करेगी? अगेन इस ग्लाइकोजन को कन्वर्ट कर देती है ग्लूकोज में और इसको यूटिलाइज कर देती है, ठीक है। सो सिंपल सा प्रोसेस है। जब ज़रूरत नहीं है तो इस ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देगी ग्लाइकोजन में, और जब फिर से ज़रूरत पड़ेगी इस ग्लाइकोजन को दोबारा से कन्वर्ट कर दिया जाएगा टू द ग्लूकोज फॉर द फ्यूचर यूज। बाय द वे, स्टोर कहाँ पे होता है ये ग्लाइकोजन? ये पता होना चाहिए। इन द लिवर एंड द मसल्स, राइट। मसल सेल्स जो होते हैं और लिवर में, ये दो जगह हैं जहाँ ये ग्लाइकोजन स्टोर होता है। अब अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की या फिर ट्रीज की, तो न्यूट्रिशन तो इनके लिए भी ज़रूरी है, राइट, इनके सर्वाइवल के लिए। लेकिन क्या ये ऐसी चीज़ें खाते हैं क्या? राइस, ब्रेड, व्हीट? बिल्कुल नहीं, इनको इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सी ही इज सेइंग दैट आई डोंट नीड दैट, आई कैन मेक माई ओन फूड आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं सिर्फ इन दोनों चीज़ों से, कार्बन डाइऑक्साइड से और वाटर से। यू मस्ट ऑलरेडी बी नोइंग दैट कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, राइट। ऐसी स्पीसीज जो अपना खाना खुद से बना सकती हैं उनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ्स। बाय द वे, मैं थोड़ी बहुत कुकिंग कर सकता हूँ, दैट मीन्स मैं अपना खाना खुद से बना सकता हूँ। तो क्या मैं भी एक ऑटोट्रॉफ हुआ? अगर ऐसा होता तो इस दुनिया में जितने भी शेफ्स हैं उन सबको हम ऑटोट्रॉफ बोल सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ऐसा एग्जैक्टली है क्यों कि अगर मैं अपना खाना खुद से बना रहा हूँ तो मैं एक ऑटोट्रॉफ नहीं हूँ, लेकिन अगर ये प्लांट, अगर ये ट्री अपना खाना खुद से बना पा रहा है तो ये एक ऑटोट्रॉफ है। पार्शियलिटी नहीं है यार ये नहीं, देखो ऐसा क्यों है। अगर मेरे को अपना खाना खुद से बनाना भी है, जिसको मैं अपना खाना खुद से बनाना बोल रहा हूँ, देखा जाए तो मेरे को यार डिपेंडेंट होना पड़ रहा है किसी ना किसी कॉम्प्लेक्स सोर्सेज पे, जैसे कि प्लांट सोर्सेज पे या फिर एनिमल सोर्सेज पे, राइट।
बिना टमाटर प्याज या किसी भी पर्टिकुलर टाइप की चीज़ के किसी भी प्लांट या एनिमल सोर्स पे डिपेंडेंट हुए बिना मैं कोई भी चीज़ कैसे बना पाऊंगा यार, पॉसिबल ही नहीं है, राइट। लेकिन इन प्लांट्स के लिए ये चीज़ पॉसिबल है, राइट। इनको बहुत सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और सिर्फ वाटर की ज़रूरत होती है, राइट। इनको कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और सनलाइट, इतने सिंपल चीज़ों से ये अपना फूड बना पा रहे हैं। इस वजह से इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉफ, बिकॉज डिपेंडेंसी तो इनको भी है यार। अगर इनको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं मिलेगा तो खुद से तो ये भी नहीं बना सकते। लेकिन थिंग इज दैट कि हमको कॉम्प्लेक्स चीज़ों की जरूरत पड़ती है, लेकिन ये इतने सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस से डायरेक्टली अपना फूड बना सकते हैं। इस वजह से दे आर कॉल्ड द ऑटोट्रॉफ्स। आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं और जो ह्यूमंस हैं, हमारी न्यूट्रिशन में ज़मीन आसमान का फर्क है। जो ग्रीन प्लांट्स हैं इनको न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल द कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। लेकिन ह्यूमंस डायरेक्टली CO2 या वाटर वगैरह से खाना नहीं बना सकते यार, हमको चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, फॉर एग्जाम्पल द प्लांट्स या फिर एनिमल्स, ठीक है। सो इस वजह से जो ये दोनों टाइप की न्यूट्रिशन हैं इनको अलग अलग कैटेगरीज के अंडर हम स्टडी करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन खाना खुद से बनाना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जो ग्रीन प्लांट्स आएंगे वो इसमें आएंगे। सिमिलरली जो साइनोबैक्टीरिया है वो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कर सकता है यूजिंग द फोटोसिंथेसिस, तो ये आपको पता होना चाहिए। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाने वाले हैं जिनको न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिक सोर्सेज पे डिपेंडेंट होने की जरूरत पड़ती है। इसको डिटेल में बाद में देखेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक, होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे पहले डिटेल में हम पढ़ते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। जितने भी ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, फॉर एग्जांपल द ग्रीन प्लांट्स या फिर साइनोबैक्टीरिया, इनको न्यूट्रिशन के लिए सिर्फ 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर। सिर्फ इन 3 चीज़ों को यूज़ करके ये अपना खाना खुद से बना सकते हैं, अपना ग्लूकोज खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं इन अ प्रोसेस विच इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस इज द कंप्लीट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस। बाय द वे इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस क्यों बोला जाता है? फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मीन्स बनाना। किसी चीज़ को आप सिंथेसाइज कर रहे हो, राइट मतलब बना रहे हो। सो मेक या फिर प्रोड्यूस बोल सकते हो, राइट। अब बिकॉज ये लाइट की हेल्प से अपना खाना खुद से बना पा रहे हैं, इस वजह से इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। ऑफ कोर्स एग्जैक्टली क्या होता है इस प्रोसेस में? दे यूज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट। जो हमने इन 3 चीज़ों की बात करी वही है ये, है ना। और ये प्रोसेस होती कहाँ है एग्जैक्टली? इन द क्लोरोफिल। क्लोरोफिल एग्जैक्टली कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन दीज लीव्स। ये पत्ते यहाँ पे ग्रीन कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, क्या रीज़न है? बिकॉज इनमें बहुत सारा क्लोरोफिल प्रेजेंट है, ठीक है। क्लोरोफिल बाय द वे एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। इसके ग्रीन कलर के होने की वजह से ही जो ये पत्ते हैं ये हरे कलर के नजर आते हैं, राइट। अगर इन लीव्स में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट ना हो, राइट, बहुत सारी स्पीसीज ऐसी हैं, राइट, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो यार फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगी, ठीक है। या फिर अगर बहुत कम भी प्रेजेंट होगा ना क्लोरोफिल, तो फोटोसिंथेसिस वो प्रॉपर्ली नहीं कर पाएगा वो पर्टिकुलर प्लांट, ठीक है। सो क्लोरोफिल हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस। एग्जैक्टली क्या हो रहा है इस प्रोसेस में? बन रहा है ग्लूकोज और ये रिलीज कर रहे हैं ऑक्सीजन को, विच इज ऑफ कोर्स वेरी नेसेसरी फॉर अस। बाय द वे जो ये फोटोसिंथेसिस है ये कोई सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं है, ये एक मल्टी स्टेप रिएक्शन है। इसमें बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स हो रहे होते हैं। सो देखते हैं कौन से हैं वो इवेंट्स। द फर्स्ट इवेंट इज एब्जॉर्बिंग द लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। सबसे पहला काम क्या होने वाला है? जो ये क्लोरोफिल है ये एब्जॉर्ब करेगा सनलाइट को, राइट। और इसके बाद जो वो सनलाइट उसने एब्जॉर्ब करी है इसको कन्वर्ट करेगा इनटू द केमिकल एनर्जी। अब इस केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की क्यों जरूरत पड़ी इसको? बिकॉज जो ये वाटर है यहाँ पे इसी केमिकल एनर्जी की हेल्प से इसको ब्रेक डाउन किया जाएगा, H2O को ब्रेक डाउन किया जाएगा टू गिव हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, राइट। इसी ऑक्सीजन को फिर हम यहाँ पे देख रहे हैं रिलीज होता हुआ, क्लियर है। जो ये हाइड्रोजन है इसका क्या काम है? यू माइट वंडर। इसको यूज किया जाता है इन द थर्ड स्टेप, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। सो जो ये CO2 है, राइट, इसमें एडअप करी जाएगी ये हाइड्रोजन। सो ये कौन सा प्रोसेस है? ये रिडक्शन हो रही है इसकी, आपने पढ़ा हुआ ना, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो यहाँ पे रिडक्शन हो रही है कार्बन डाइऑक्साइड की टू गिव कार्बोहाइड्रेट्स, दैट मीन्स ग्लूकोज। ये उसका फूड है, राइट। ये जितनी जद्दोजहद चल रही है बाय द प्लांट, जो ये फोटोसिंथेसिस हो रहा है वो इसीलिए हो रहा है, इस ग्लूकोज को बनाने के लिए। तो यहाँ उनको मिलता है ग्लूकोज और जो ये ऑक्सीजन है इसको वो रिलीज कर देते हैं। सो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। अब जैसे ह्यूमंस में हमने पढ़ा था कि जो एक्सेस ग्लूकोज होता है हमारी बॉडी में, उसको बॉडी क्या करती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर कर देती है। कहाँ पे? याद है? इन द लिवर एंड द मसल्स। सिमिलरली कुछ ऐसा ही प्लांट्स के केस में भी होता है, लेकिन इनके केस में जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं यार, स्पीसीज टू स्पीसीज डिपेंड करता है, राइट। यू हैव टू रिमेंबर दिस। प्लांट्स के केस में ग्लूकोज स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ह्यूमंस के केस में वो स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, क्लियर।
सेम काम है यहाँ पे, ये भी इनकी इन्वेस्टमेंट है, फ्यूचर के लिए उसको स्टोर किया जा रहा है सो दैट अगर फ्यूचर में एनर्जी रिजर्व्स कम पड़े प्लांट के पास तो इस स्टार्च को अगेन वो यूटिलाइज कर सकें बाय कन्वर्टिंग इट टू ग्लूकोज एंड उनको एनर्जी मिल सके। नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ। एक पत्ते के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं इसके बारे में आपको पढ़ना है इस टॉपिक में, राइट। आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस, लेकिन जो ये एपिडर्मिस होती है ये एक वैक्सी सब्सटेंस को सेक्रीट करती है विच इज कॉल्ड द क्यूटिन, और इसी की वजह से जो ये बाहर वाली लेयर है वैक्सी क्यूटिकल, इसको बोला जाता है वैक्सी क्यूटिकल। यू माइट बी वंडरिंग कि यार फिर तो आउटर मोस्ट लेयर इसको बोलना चाहिए वैक्सी क्यूटिकल को, हम एपिडर्मिस को क्यों बोलते हैं? द रीजन इज बिकॉज जो ये वैक्सी क्यूटिकल है ये कोई फिजिकल लेयर नहीं है, ये सिर्फ एक वैक्स जैसा सब्सटेंस है जो इस एपिडर्मिस ने सेक्रीट किया, ठीक है ना। एक्चुअल में पत्ते की जो बाहरी लेयर है वो तो सिर्फ एपिडर्मिस ही थी, लेकिन इसी ने एक वैक्स जैसी चीज़ को सेक्रीट करा है यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड द वैक्सी क्यूटिकल। आपसे 1 मार्क्स में पूछा जाएगा अगर कि आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है किसी भी पर्टिकुलर लीफ की, आप एपिडर्मिस लिखोगे, राइट। सिर्फ ये मेंशन करना है आपको एपिडर्मिस, अपर या लोअर कुछ भी मेंशन नहीं करना बिकॉज वो तो दोनों साइड है ही है, वो तो कॉमन सेंस है। नेक्स्ट, जो सेंटर में इतना पार्ट प्रेजेंट है दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल, राइट। मेसो मीन्स बाय द वे क्या होता है? मिडल, जो मिडल में पार्ट प्रेजेंट है पत्ते के दैट इज कॉल्ड द मेसोफिल, क्लियरली आप देख पा रहे हो। लेकिन इस मेसोफिल में 2 टाइप के सेल्स हैं, राइट। यहाँ पे जो इतना ये पार्ट आप देख रहे हो इसमें कुछ अलग टाइप के सेल्स प्रेजेंट हैं, है ना, बहुत इलोंगेटेड सेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो ये वाला पार्ट है इस मेसोफिल का उसमें कुछ अलग तरह के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इनकी शेप कुछ अलग है, इनमें बहुत ज़्यादा एयर स्पेसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों के भी अलग अलग नेम्स हैं। जो ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है ऊपर वाली लेयर दैट इज कॉल्ड द पैलिसेड लेयर, राइट, और यू कैन से पैलिसेड मेसोफिल, ठीक है। सिमिलरली जो ये नीचे वाली लेयर है ये इतना पार्ट मेसोफिल का दैट इज कॉल्ड द स्पंजी लेयर, और यू कैन से स्पंजी मेसोफिल। इन सब चीज़ों के अलावा इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है दैट इज क्लोरोप्लास्ट। आप क्लियरली देख रहे हो ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स शो करे हुए हैं यहाँ पे ग्रीन कलर के, राइट, दे आर द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करना। जो क्लोरोफिल पिगमेंट की हम बात कर रहे हैं ना बार बार, वो इनके अंदर प्रेजेंट होता है इन द क्लोरोप्लास्ट। सो यहाँ भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा, इनके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा। जहाँ जहाँ पे भी ये क्लोरोप्लास्ट होंगे वहाँ दैट मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कैरी आउट हो रही होगी। सबसे ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट आप क्लियरली देख रहे हो कहाँ होता है? पैलिसेड लेयर में। सो फोटोसिंथेसिस के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी लेयर होती है? ये वाली लेयर, पैलिसेड लेयर। उसके बाद सेकंड नंबर पे अगर हम बात करेंगे तो ये वाली जो लेयर है स्पंजी लेयर, ठीक है। इस पर्टिकुलर डायग्राम में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं दे आर द वैक्सी क्यूटिकल, पैलिसेड लेयर और जो ये स्पंजी लेयर है, और इनके बारे में मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू दिया हुआ है। दिस इज द फर्स्ट वन वैक्सी क्यूटिकल, दिस इज द सेकंड वन पैलिसेड लेयर, दिस इज द थर्ड वन स्पंजी लेयर। ये आपको खुद से रीड करनी है तीनों स्लाइड्स, राइट। बहुत ईजी पार्ट है, खुद से आप एक बार इसको रीड करोगे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक इज हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो वाले ऑर्गेनिजम्स जिनको फूड के लिए या न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे सोर्सेज पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा, ये सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं। बाकी तो सिंपल एग्जांपल्स हैं, इनकी बात करता हूँ। दिस इज मशरूम जो कि एक फंगस है, दिस इज अ हेटेरोट्रॉफ। दिस इज अ वायरस, दिस इज ऑल्सो हेटेरोट्रॉफ बिकॉज ये दूसरों को इन्फेक्ट करके न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। सो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ऑफ कोर्स हम इन 3 टाइप की कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सेप्रोफिटिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। सेप्रोफिटिक में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो गली सड़ी चीज़ों पे फीड करते हैं, फॉर एग्जांपल दिस मशरूम। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट करके उससे न्यूट्रिशन लेने वाले हैं, फॉर एग्जांपल दिस वायरस। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो वाले ऑर्गेनिजम्स आने वाले हैं जो सबसे पहले क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को ईट करते हैं, बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, फिर उसको सिंप्लीफाई करते हैं बॉडी के अंदर, ठीक है, एंड देन उसको बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है और यूटिलाइज वगैरह करती है। ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जो इसकी टाइप्स होती हैं इनके बारे में तो आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ लिया होता है, कार्निवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स क्या होता है, ये सारी बेसिक चीज़ें हैं, क्लियर है। अब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, राइट, स्टार्टिंग विद द सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स कौन से होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो गली सड़ी चीज़ों पे फीड करते हैं, डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स हैं, राइट, डेड प्लांट लीव्स हो सकते हैं, डिकेइंग एनिमल बॉडीज हो सकती हैं, रोटन फूड हो सकता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें। एग्जांपल्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स की, फंगी फॉर एग्जांपल ब्रेड मोल्ड्स, मशरूम, यीस्ट, ये सारी उसकी एग्जांपल्स हैं। मैनी बैक्टीरियाज, बहुत सारे बैक्टीरिया भी होते हैं जो क्या होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं। सेकंड कैटेगरी इज पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी और लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेंगे लेकिन विदाउट उसको किल किए, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोला जाता है पैरासाइट्स। फॉर एग्जांपल दिस लीच, ये ब्लड को सक करती है और न्यूट्रिशन लेती है, सो इस लीच को आप बोल सकते हो पैरासाइट, और जिस ऑर्गेनिज्म का ये ब्लड सक कर रही है उसको क्या बोला जाएगा, होस्ट। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज द होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है? बिकॉज ह्यूमंस इसका पार्ट है, ठीक है। ह्यूमंस में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है।
क्या होती है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? एक ऐसी न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म टेक्स इन द कॉम्प्लेक्स फूड। सो सबसे पहले खाना हम बॉडी के अंदर लेके जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंजेशन, राइट। देन द बॉडी ब्रेक्स डाउन द फूड इनटू द सिंपलर सब्सटेंसेस, बॉडी इसको डाइजेस्ट करती है, एंड देन द फूड इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी, और लास्ट में बॉडी उसको यूटिलाइज कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी। सो इस टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज द इंजेशन, खाना खाना। द सेकेंड स्टेप इज द डाइजेशन, बस खाने को सिंप्लीफाई करना, बिकॉज जो भी हम खाना खाते हैं उसमें लेट्स से प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फैट्स वगैरह होते हैं, ये सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, इनको बॉडी डायरेक्टली अब्जॉर्ब नहीं कर सकती, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सेल्स के पास सीधा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स या फिर फैट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले बॉडी उनको क्या करती है, एब्जॉर्प्शन से पहले सिंप्लीफाई करती है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द डाइजेशन। इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं दे आर कन्वर्टेड टू द ग्लूकोज, जो प्रोटीन्स हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू द अमीनो एसिड्स, एंड जो फैट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। थर्ड स्टेप, अब जब ये सारे न्यूट्रिएंट्स सिंप्लीफाई हो चुके हैं तब इनको बॉडी क्या कर सकती है, एब्जॉर्ब कर सकती है। सो डाइजेस्टेड फूड, जो ग्लिसरॉल हो गया, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, इनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है इनटू द सेल्स। सेकेंड लास्ट प्रोसेस इज द एसिमिलेशन। इसमें क्या होगा, जो भी ये चीज़ें बॉडी ने एब्जॉर्ब करी, एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होगा, उनको यूटिलाइज किया जाएगा, ऑफकोर्स तभी तो उनको एब्जॉर्ब किया है, ठीक है। तो इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी फॉर द वेरियस पर्पसेस, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, रिपेयर, एनर्जी वगैरह वगैरह, राइट। मल्टीपल अलग अलग रीजन्स हो सकते हैं। और आखिरी में क्या होगा, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्ट है, जो किसी काम का नहीं है बॉडी के लिए, एकदम कचरा है, राइट, उसको बॉडी क्या कर देगी, रिमूव कर देगी, दैट इज द इजेशन। दिस इज अमीबा। ये एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है और इसके केस में भी एग्जैक्टली होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होती है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दैट मीन्स ये इस फूड को क्या करेगा, सबसे पहले इनटेक करेगा, इंजेशन, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा, राइट, दैट मीन्स डाइजेशन। डाइजेशन के बाद उसको बॉडी क्या करेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, है ना। जब सिंप्लीफाई हो चुका है खाना उसके बाद उसकी क्या होती है, एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसको बॉडी यूटिलाइज करेगी फॉर द वेरियस पर्पसेस, फॉर एग्जांपल एनर्जी, फॉर एग्जांपल ग्रोथ। सो दैट विल बी एसिमिलेशन, एंड फाइनली अगर कोई अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाएगा उसको क्या करेगी, बॉडी रिमूव कर देगी। सो दैट इज इजेशन। सो यही 5 प्रोसेसेस अमीबा के केस में भी होती हैं। सो अमीबा के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। इट इज़ अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विच हैज़ नो डेफिनेट शेप। इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती। कई बार हो सकता है आपको ऐसी वियर्ड सी शेप में ये दिखे, कई बार हो सकता है काफ़ी सर्कुलर सी शेप में भी प्रेजेंट हो, ठीक है। दे आर लिटरली कॉल्ड शेप शिफ्टर्स। इनको शेप शिफ्टर्स बोला जाता है इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि इनकी कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होती, ठीक है। एंड दे मूव बाय द मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया, बिकॉज ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यार, ये सिर्फ एक सेल है, इसके पास स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होंगे हमारे जैसे। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस के पास सुनने के लिए कान है, देखने के लिए आंखें हैं, चलने के लिए पैर हैं, राइट, सो एंड सो, ठीक है। लेकिन इनके पास ऐसा नहीं है, बिकॉज ये सिर्फ एक सेल से ही तो मिलकर बना हुआ है यार, सिंगल सेल है वो, ठीक है। तो इनके पास ऐसा नहीं है कि अलग अलग ऑर्गन्स हो, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स हो। सो इस वजह से दे मूव बाय द मीन्स ऑफ स्यूडोपोडिया। इस टर्म का मीन्स क्या है, फॉल्स फीट। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स एंड पोडिया का मतलब होता है फीट, ठीक है, फॉल्स फीट। नेक्स्ट, स्यूडोपोड्स का 2 फंक्शंस होते हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। स्यूडोपोड्स हेल्प अमीबा, पहला तो हो गया मूवमेंट में, एंड सेकेंडली टू कैप्चर द फूड, ठीक है। दोनों काम यही आते हैं स्यूडोपोड एंड अमीबा। बाय द वे, आपके दिमाग में अगर आ रहा हो कि ये यार खाता क्या है, किस टाइप के फूड पे ये फीड करेगा, सो अमीबा ईट्स बैक्टीरिया, फंगल सेल्स, प्लांट सेल्स, एल्गी, यहाँ पे कॉमा है, ठीक है, प्लांट सेल्स, एल्गी एंड अदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो इन सभी चीज़ों पे ये फीड कर सकता है। अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाता है न्यूट्रिशन इन अमीबा एक्सप्लेन करो, तो आपको इन्हीं 5 स्टेप्स को एक्सप्लेन करना पड़ेगा फॉर द अमीबा। पहला स्टेप था इंजेशन, बिकॉज इसमें देखो होलोजिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ही होने वाला है, तो वही 5 स्टेप्स इसमें भी हमको एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इंजेशन, अमीबा कैप्चर्स द फूड बाय एक्सटेंडिंग इट्स स्यूडोपोड्स, राइट। स्टेप्स वही हैं 5 के 5, बस एक्सप्लेनेशन हम अमीबा की सेंस में दे रहे हैं इस बार। सेकेंड, डाइजेशन। द डाइजेशन ऑफ द फूड टेक्स प्लेस इन द फूड वैक्यूल। इसके पास हमारे जैसे स्टमक या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन नहीं है जहाँ पे डाइजेशन हो सके इसकी डाइजेशन कहाँ पे होती है, इन द फूड वैक्यूल, ठीक है। द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये एंजाइम्स कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, इन द फूड वैक्यूल, वो इसको हेल्प करते हैं टू डाइजेस्ट द फूड, ठीक है। नेक्स्ट, एब्जॉर्प्शन। जब एक बार उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया खाने को, देन न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब्ड इनटू द सेल्स साइटोप्लाज्म। सेल के साइटोप्लाज्म में एब्जॉर्ब हो जाते हैं वो न्यूट्रिएंट्स, लिविंग बिहाइंड द अनडाइजेस्टेड पार्ट, वो पीछे रह जाता है। देन असिमिलेशन, अब जब एब्जॉर्ब हो चुके हैं सेल में, उसके बाद उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा फॉर द वेरियस पर्पसेस, फॉर एग्जांपल ग्रोथ, एनर्जी, रिपेयर एटसेट्रा।
एंड इन लास्ट जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह जाता है उसको रिमूव कर दिया जाता है. सो दैट इज द इजेशन. नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस, जिसमें डिटेल में हमको पढ़ना है एलिमेंट्री कनाल को. सो एलिमेंट्री कनाल क्या होता है? कोई भी जो हम खाना खाते हैं वो माउथ से लेके एनस तक का सफ़र करता है. इस पूरे पैसेज को बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल. ठीक है. सो सबसे पहले फूड एंटर्स द माउथ और बकल कैविटी, राइट, उसके थ्रू हम खाना खाते हैं. देन इट एंटर्स द फूड पाइप, दैट इज द ईसोफेगस, PHAGUS, राइट. देन इट एंटर्स द स्टमक, जिसमें प्रेजेंट होता है HCl, दिस येलो कलर्ड फ्लूइड जो मैंने यहाँ पे शो करा हुआ है, दिस इज द HCl. उसके बाद आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम इन द स्टमक, द फूड एंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद, राइट, कि पूरा पैसेज वगैरह कवर करने के बाद इट एंटर्स द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. सो दिस इज द लार्ज इंटेस्टाइन. एंड फाइनली जब डाइजेशन वगैरह कंप्लीट हो जाती है, डाइजेशन तो बाय द वे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कंप्लीट हो जाती है, लास्ट में जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है इसमें जो एक्स्ट्रा वाटर वगैरह प्रेजेंट होता है उसमें, ठीक है, वो बॉडी रीअब्जॉर्ब कर रही होती है. एंड फाइनली द अनडाइजेस्टेड फूड इट कम्स आउट ऑफ द एनस. सो ये पूरा पाथवे जो है इसको बोला जाता है एलिमेंट्री कनाल. सबसे पहले जो ये लेबलिंग है ये आपको क्लियर होनी चाहिए. अब एक सिंपल सी एनिमेशन देखो जरा, सो दैट आपको बहुत अच्छे से इस चीज़ का आइडिया लग जाए. सो दिस इज ईसोफेगस, ईसोफेगस के थ्रू हो रहा है, एंटर कर रहा है स्टमक में. यहाँ ये कुछ टाइम स्पेंड करेगा, राइट, कुछ टाइम मीन्स कुछ घंटों में. एंड आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम ओवर हियर इट फाइनली एंटर्स स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड यहाँ पे भी बहुत टाइम लगता है इसको. एंड स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, राइट. स्मॉल इंटेस्टाइन में जाके कंप्लीटली खाना डाइजेस्ट हो चुका होता है. एंड नाउ इट इज अबाउट टू एंटर लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है. एंड एट लास्ट इट विल कम आउट ऑफ एनस. सो ये पूरा पाथवे है एलिमेंट्री कनाल का. अगर हम बात करते हैं ह्यूमंस की न्यूट्रिशन की, तो उसमें से ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट बनता है फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. डाइजेस्टिव एंजाइम्स. क्या होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स? डाइजेस्टिव एंजाइम्स आर प्रोटीन्स विच एक्ट एज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. बाय द वे इस टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए. कैटलिस्ट कोई भी ऐसी चीज़ है जो किसी ना किसी तरह से रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है. सो डाइजेशन का प्रोसेस एंजाइम्स क्या करते हैं, बहुत फास्ट बना देते हैं. लेकिन जो ये एंजाइम्स होते हैं दे वर्क बेस्ट एट सर्टेन ऑप्टिमम कंडीशंस. हर एंजाइम अलग अलग तरह के, बिकॉज एंजाइम्स होते हैं, हर एंजाइम को अलग अलग टाइप की फेवरेबल कंडीशंस पसंद है. कोई एंजाइम होगा जो एसिडिक कंडीशंस में वर्क करेगा प्रॉपर्ली, कोई ऐसा एंजाइम होगा जो बेसिक कंडीशंस प्रेफर करेगा. ठीक है. सो हर एंजाइम को कुछ अलग अलग टाइप की ऑप्टिमम कंडीशंस चाहिए, तभी वो प्रॉपर्ली वर्क कर पाएगा. जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं ह्यूमंस की मैं बात करने वाला हूँ, उनको हम 3 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं: अमाइलेज, प्रोटीएज एंड लाइपेज. ठीक है. अमाइलेज कौन से होते हैं? ऐसे एंजाइम्स जो स्टार्चेस को या फिर कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करेंगे टू सिंपल शुगर्स. बस ये याद रखना, जो स्टार्चेस होते हैं और जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स शुगर्स होती हैं, उनको डायरेक्टली बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकती है. तो उनको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट करना पड़ता है. फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज हो गया. ठीक है. सेकेंड, प्रोटीएज. प्रोटीएज का फायदा क्या होता है, ये किस काम आता है, हमारे प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करने में इनटू द अमीनो एसिड्स. सिमिलरली जो प्रोटीन्स हैं ये भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स हैं, बॉडी इनको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकती, लेकिन अमीनो एसिड्स को एब्जॉर्ब कर सकती है. सो प्रोटीएज का काम होता है प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना और उसको कन्वर्ट करना इनटू द अमीनो एसिड्स. अमीनो एसिड्स से मिलके बिकॉज बने होते हैं प्रोटीन्स. ठीक है. नेक्स्ट जो थर्ड टाइप के एंजाइम्स हैं दे आर कॉल्ड द लाइपेज. लाइपेज जितने भी एंजाइम्स होते हैं इस कैटेगरी में जो आएंगे, उनका काम क्या होता है, लिपिड्स को, लिपिड्स मतलब फैट्स या ऑयल्स वगैरह को ब्रेक डाउन करना इनटू ग्लिसरॉल एंड द फैटी एसिड्स. ह्यूमंस के केस में जितने भी मेजर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ये उन सबकी समरी है, राइट. उनका काम क्या होता है, वो कहाँ से सेक्रेट होते हैं, सारा कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है. इसको एक बार रीड कर लेना और लर्न कर लेना प्रॉपरली, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है. एंड दिस इज अ फ्लो चार्ट जिसकी हेल्प से आपको रिवाइज करना काफ़ी ईजी हो जाएगा. दिस इज अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, लास्ट ईयर पूछा गया. स्टेट द रोल प्लेड बाय ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज. इन दोनों का क्या फंक्शन होता है, ये सारा कुछ यहाँ पे मैंने प्रॉपरली मेंशन करा हुआ है. ठीक है. ट्रिप्सिन जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करते हैं, इनका काम क्या होता है, प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करना इनटू द पेप्टाइड्स या फिर अमीनो एसिड्स. सिमिलरली जो लाइपेज है, दिस इज द लाइपेज, ये भी प्रोड्यूस पैंक्रियाज ही करते हैं, लेकिन इनका काम क्या होता है, बिकॉज इट इज अ लाइपेज, ये लिपिड्स को ब्रेक डाउन करेगा. दैट मीन्स फैट्स या फिर ऑयल्स को ब्रेक डाउन करेगा इनटू द फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. ठीक है. ह्यूमंस की न्यूट्रिशन में अब तक हमने बहुत अलग अलग टाइप के एंजाइम्स के बारे में पढ़ा. फॉर एग्जाम्पल द स्टमक,
it secretes pepsin. The pancreas, it secretes various enzymes, for example, pancreatic amylase, pancreatic lipase और trypsin. लेकिन अब तक हमने इस पार्ट के बारे में बिल्कुल नहीं पढ़ा. दिस इज द लिवर. इसका काम क्या होता है? बाइल जूस को सेक्रेट करना. बाइल जूस के बारे में 2-3 चीज़ें आपको पहले तो पता होनी चाहिए. प्रोड्यूस कौन करता है? लिवर. स्टोर ये कहाँ पे होता है? इन द गॉल ब्लैडर. जो ये आप ग्रीन कलर का पार्ट देख रहे हो, दिस इज द गॉल ब्लैडर. यहाँ ये स्टोर होता है. और फाइनली ये जाता कहाँ पे है? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. सो प्रोड्यूस हुआ लिवर में, स्टोर हुआ गॉल ब्लैडर में, और फाइनली कहाँ पे गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में. ये 3 चीज़ें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए. अब डिस्कस करते हैं फंक्शंस ऑफ द बाइल जूस. बाइल जूस के बारे में सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन. ठीक है. इसका pH अराउंड 7 to 8 होता है बाइल जूस का. पहला फंक्शन इसका क्या है? इमल्सिफिकेशन ऑफ द फैट्स. फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट करना, उनको ब्रेक डाउन करना छोटे छोटे फैट के ग्लोब्यूल्स में, समथिंग लाइक दिस. इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? इमल्सिफिकेशन. इस वजह से इनको फर्दर सिंप्लीफाई करना बॉडी के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है. ठीक है. बाइल जूस का जो सेकंड फंक्शन है दैट इज टू मेक द मीडियम एल्कलाइन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. इस चीज़ को पहले अंडरस्टैंड करो. ये खाना स्टमक के थ्रू होता हुआ एंटर कर रहा है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, है ना. अब जब वो फाइनली एंटर करेगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, इस टाइम पे इसका नेचर कैसा होगा? एसिडिक होगा या बेसिक होगा? द आंसर इज इसका नेचर इस टाइम पे कैसा होगा? एसिडिक होगा. बिकॉज वो स्टमक के थ्रू होता हुआ आया. कितना टाइम उसने स्टमक में स्पेंड करा था, जहाँ क्या प्रेजेंट था? हाइड्रोक्लोरिक एसिड. सो इस फूड का नेचर भी उसकी वजह से कैसा हो जाता है? एसिडिक हो जाता है. लेकिन इस एसिडिक फूड पे क्या पैंक्रियाटिक एंजाइम्स प्रॉपर्ली एक्ट कर पाएंगे? और स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं ट्रिप्सिन की और पैंक्रियाटिक लाइपेज की, क्या ये दोनों एंजाइम्स इस फूड पे प्रॉपर्ली एक्ट कर पाएंगे? द आंसर इज नो. बिकॉज इन दोनों एंजाइम्स को कैसी कंडीशंस चाहिए? यू कैन क्लियरली सी बेसिक कंडीशंस चाहिए, एल्कलाइन कंडीशंस चाहिए. एसिडिक कंडीशंस में प्रॉपर्ली वर्क ही नहीं कर पाएंगे. फिर फायदा क्या है यार इन दोनों का? ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक लाइपेज, मान लो पैंक्रियाज सेक्रेट भी कर दे रहा है यहाँ पे, लेकिन वो तो यहाँ कुछ प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पे हेल्प करता है बाइल जूस. बिकॉज हमने पढ़ा था बाइल जूस का नेचर इटसेल्फ कैसा होता है? एल्कलाइन होता है. ठीक है. तो सबसे पहले ये लिवर बाइल जूस को कहाँ भेजता है? गॉल ब्लैडर में. और गॉल ब्लैडर फर्दर क्या करेगा? इस बाइल जूस को यहाँ सेक्रेट कर देगा इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसकी वजह से यहाँ कैसा एनवायरमेंट बन जाएगा? एल्कलाइन एनवायरमेंट बन जाएगा. ठीक है. इसकी वजह से जो ये पैंक्रियाटिक एंजाइम्स हैं, ट्रिप्सिन और पैंक्रियाटिक लाइपेज, ये उस फूड पे प्रॉपर्ली क्या कर पाएंगे? वर्क कर पाएंगे. नेक्स्ट टॉपिक इज विलाई. विलाई होती क्या? these finger like structures, finger like projections from the wall of the small intestine. ये कहाँ प्रेजेंट होती है? स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर सर्फेस है वहाँ ये प्रेजेंट होती है. इनका काम क्या होता है? टू इंक्रीज द सर्फेस एरिया विद इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड. ठीक है. एब्जॉर्प्शन ऑफ द फूड के लिए जो सर्फेस एरिया प्रेजेंट है वहाँ पे इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, उसको इंक्रीज किया जा सके. दिस इज द फंक्शन ऑफ द विलाई. अगला टॉपिक है म्यूकस इन द स्टमक. ये बस 2-3 छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हैं, इसके बाद न्यूट्रिशन खत्म हो जाएगा. जो ये म्यूकस है जो स्टमक में प्रेजेंट होती है, जिसको गैस्ट्रिक म्यूकस भी बोला जाता है, ये क्या होती है? इट इज जेल म्यूकस बैरियर. ये जेल जैसा सब्सटेंस होता है दैट इज सेक्रेटेड बाय द एपिथेलियल सेल्स इन द स्टमक वॉल. स्टमक के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं वो इस जेल लाइक यू कैन से सब्सटेंस को सेक्रेट करते हैं. इसका फायदा क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द HCl. देखो यार, आपके स्टमक में HCl प्रेजेंट है, तो ये HCl स्टमक को ही डाइजेस्ट करना क्यों नहीं स्टार्ट कर देता? ये म्यूकस की जो लेयर है ये एज अ बैरियर एक्ट करती है, ये बचाती है. ठीक है. अदरवाइज अगर ये म्यूकस की लेयर रिलीज ना हो, एपिथेलियल जो ये सेल्स हैं ये रिलीज ना करें इस म्यूकस को, राइट, ये बाय द वे आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद बार ये म्यूकस को रिलीज करते रहते हैं. अगर मान के चलते हैं ऐसा ना हो ड्यू टू सम रीजन, तो उससे होगा क्या? इट विल लीड टू इरोजन ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से इट मे कॉज एसिडिटी एंड द अल्सर, राइट. उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. न्यूट्रिशन का ये आखिरी टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक. आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है इसका फायदा क्या है? पहला, इट हेल्प्स डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया एज वेल एज सम अदर हार्मफुल स्पीसीज. अगर खाने के साथ कुछ बैक्टीरियाज एंटर कर गए हो आपके स्टमक में या कोई और हार्मफुल चीज़ें एंटर कर गई हो, तो उनको ये क्या कर देता है? डिस्ट्रॉय कर देता है. दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. सेकेंडली, HCl कन्वर्ट्स पेप्सिनोजन इनटू द पेप्सिन. अब ये पेप्सिनोजन क्या है? ये एस पेप्सिन एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है. ये पेप्सिनोजन इज द इनएक्टिव फॉर्म एंड दिस इज द एक्टिव फॉर्म. सबसे पहले पेप्सिनोजन सेक्रेट करते हैं जो आपके स्टमक में चीफ सेल्स होते हैं. लेकिन यार पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म है, ये तो किसी काम का ही नहीं है.
तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ता है एक्टिव फॉर्म में, दैट मीन्स पेप्सिन में। ये काम किसका होता है? HCl का, ठीक है। उसके बाद पेप्सिन को भी प्रॉपर्ली वर्क करने के लिए एक ऐसी कंडीशंस चाहिए होती हैं, एसिडिक कंडीशंस चाहिए होती हैं। हमने पढ़ा था ना, हर एंजाइम को अलग अलग तरह की कंडीशंस चाहिए। कोई एंजाइम को एसिडिक कंडीशंस चाहिए, किसी एंजाइम को बेसिक कंडीशंस चाहिए। पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसको ऑप्टिमम तरह से वर्क करने के लिए एक ऐसी कंडीशन चाहिए होती है एसिडिक। वो फायदा भी कौन यहाँ पे करता है? HCl, ठीक है, बिकॉज इट इज एसिडिक। सो इस वजह से ये कैसा मीडियम बनाता है स्टमक में? एसिडिक, सो दैट पेप्सिन जो है वो ऑप्टिमली वर्क कर सके। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्रैश कोर्स वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के अगले पार्ट में हम कवर करने वाले हैं अगली 3 लाइफ प्रोसेसेस, दैट इज रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन, राइट। इसके अलावा अगर और चैप्टर्स को भी आप सिर्फ 30 मिनट्स में रिवाइज करना चाहते हो तो आप इस सीरीज की बाकी वीडियोस मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, राइट। ये वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना, और अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हो इन द फ्यूचर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल एज वेल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।